तो लास्ट क्लास में एक्चुअली वी हैव स्टार्टेड द गुडविल, हाँ है ना, थोड़ा बहुत तो गुडविल की बात हमने करी भी थी कि गुडविल क्या होता है। तो गुडविल के बारे में बोला था कि मैंने इट मींस द कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, और गुडविल के बारे में बोला था कि ये जो डेफिनेशन लिखी है ये अकाउंटिंग एस्पेक्ट से लिखी है, ना कि नॉर्मल जो बिजनेस एस्पेक्ट होता है उसमें अलग चीज होती है। लाइक यू नो, आप लोगों ने जवाब दिया था कि इट इज जस्ट द बेनिफिट फॉर द रेप्यूटेशन एंड काइंड ऑफ गुड नेम फेम एंड ऑल, जो भी है ब्रांड वैल्यू, ये सब का जो रिटर्न मिल के आता है उसको हम गुडविल का नाम देते हैं। दैट वाज द एक्चुअल डेफिनेशन जो आपको लिखनी होती है। बट अकाउंटिंग इन सब बातों में खास विश्वास नहीं करता, बिकॉज देयर कम्स द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो कहता है until unless you are converting it into the monetary value you don't have that particular value। ठीक है ना, अगर आप गुडविल को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करते, बेनिफिट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते, पैसे में नहीं कन्वर्ट कर पाते, तो उसको होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना क्लियर रहेगा? पक्का? सो गुडविल क्या है? गुडविल अकाउंटिंग में क्या है, जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेते हो, दैट प्रॉफिट बिकम्स द अमाउंट ऑफ गुडविल। क्लियर? नहीं, दैट प्रॉफिट इज नॉट द गुडविल, दैट प्रॉफिट इज व्हाट? Super profit, but the capacity due to which you are earning that super profit, जिस कारण से, जिस वजह से आपका ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया है, वो वजह गुडविल कहलाएगी। सो अकाउंटिंग बेसिकली गुडविल को डिफाइन ही नहीं करता, वो कहता है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा सिचुएशन जहां से आपका प्रॉफिट नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, वो सिचुएशन, वो कैपेसिटी, वो दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी नोन एज गुडविल। क्लियर? पक्का? और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को नाम क्या दोगे दोस्तों? सुपर प्रॉफिट। वेरी गुड, इतना क्लियर रहेगा एवरीवन? चलिए, सो टाइप्स ऑफ गुडविल ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, हाँ है ना। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, द गुडविल व्हिच हैज बीन जनरेटेड विद इन द एंटिटी बाय इट्स ओन, मीन्स आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया, आपने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, आपने बेसिकली कुछ नहीं किया, आपने केवल अपना काम किया, एंड स्टिल यू आर अर्निंग मोर देन द एक्सपेक्टेशन, तो क्या होगा आपका? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, एंड इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली बिकॉज यू कांट असर्टेन द कॉस्ट। आपके पास कॉस्ट कैलकुलेट होने की, करने की कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज तुमने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसकी वजह से गुडविल बना है, तुम्हारे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर नहीं है जो गुडविल के लिए तुमने किया। तो ऐसे केस में क्या होगा? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगा। आई होप दैट इज ओके। एंड लास्ट वन, दैट इज परचेज्ड और एक्वायर्ड गुडविल। व्हाट इज परचेज्ड और एक्वायर्ड गुडविल? Purchased goodwill or acquired goodwill means that you have given some amount of money to acquire that. पेमेंट करके तुम अक्वायर किए हो, कुछ पेमेंट करके अक्वायर किया है, तो जो पेमेंट तुमने किया है दैट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुडविल। तो ऐसे में उस गुडविल को उसी कॉस्ट पे आप रिकॉर्ड कर दोगे जिस कॉस्ट को आपने पे किया है। क्लियर है इतना? पक्का? तो ये है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में गुडविल का मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ गुडविल। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था जाते जाते लास्ट में, ठीक है ना। अभी मैं शुरू करने जा रहा हूं जो आज का टॉपिक है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स क्या है वैल्यूएशन के। सो आप बेसिकली देखो, जो 11th 12th में पढ़े हो, थोड़ा कंसेप्चुअल वहां पे फ्लॉ था, बाकी आपको जो मैं बता रहा हूं वो एकदम 100% एक्यूरेट चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाइए। कितने मेथड्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो यू कैन गेट दैट कि 4 मेथड है सर। पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड तीसरा है एन्युटी मेथड, एंड कैपिटलाइजेशन मेथड इज द फोर्थ वन। 4 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एन्युटी एंड कैपिटलाइजेशन। चले, अब मैंने सबका फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन फॉर्मूले में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन है, मिलेगा जो आपने आज तक पढ़ा उससे थोड़ा अलग मिलेगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या मिल रहा है? FMP multiplied by NYP। FMP refers to future maintainable profit, don't need to worry about, वो भी लास्ट में मिलेगा लिखा हुआ, एब्रिविएशन फॉर्म जितना यूज होगा सबका फुल फॉर्म मिलेगा। तो FMP that means future maintainable profit multiplied by NYP, that is number of years purchase। Now what is FMP? टेक्निकली आपको 12th क्लास में इसको बताया गया था एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू टेक एज इट इज एवरेज प्रॉफिट। हम क्या करते हैं ना, एवरेज प्रॉफिट सिंपल नहीं लेते जो अभी आपने एवरेज प्रॉफिट पढ़ा था वैसे। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? जितना प्रॉफिट दिया उसको प्लस करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स कर दो, यू गेट दैट एवरेज प्रॉफिट। बट
यहाँ एवरेज प्रॉफिट आप बेसिकली लेते भी नहीं हो पूरी तरीके से। एवरेज प्रॉफिट की जगह आप क्या करते हो, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट लेते हो। आपने एक चीज ध्यान से देखा होगा, जब भी आपने पढ़ा होगा कभी भी जिंदगी में, तो आपने जो भी एबनॉर्मल किस्म का प्रॉफिट या लॉस होता है उसको आप एडजस्ट कर देते हो। फॉर एग्जांपल अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला था तो वो एडेड होगा व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट, आपने उसमें से क्या कर दिया था, इंश्योरेंस क्लेम माइनस कर दिया था, ओनली बिकॉज दैट इज एबनॉर्मल इन नेचर। याद रखना, क्योंकि वो नेचर में एबनॉर्मल है इसलिए। तो एफएमपी इसीलिए तो बोला, क्यों हटा दिया, क्योंकि वो एबनॉर्मल नेचर का है। गुडविल आप फ्यूचर के लिए कैलकुलेट कर रहे हो और पास्ट के प्रॉफिट्स को बेस लेकर। तो जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में भी होगा क्या, नहीं होगा। दो तरीके की एक्टिविटीज होती है, जो पास्ट में हुआ वो फ्यूचर में होगा, वो तो कवर करना है, जो नहीं होगा वो कवर नहीं करना है। तो जितनी भी नॉर्मल एक्टिविटीज है वो पास्ट में भी हुआ और फ्यूचर में भी होगा। एक गुड्स बेच के प्रॉफिट कमाना पास्ट में भी हुआ था, फ्यूचर में भी होगा, आया ना। लेकिन इंश्योरेंस क्लेम का मिलना क्या पास्ट में हुआ था, हाँ हुआ था, क्या फ्यूचर में भी होगा, नॉट श्योर। अरे फ्यूचर में कैसे हो सकता है, मुझे क्या पता, क्या बार बार इंश्योरेंस क्लेम होगा क्या, नहीं। सो रिमेंबर दैट कि जब कभी आप सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज निकालने जा रहे हो तो बेसिकली यू आर नॉट कैलकुलेटिंग एवरेज, यू आर कैलकुलेटिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एफएमपी। वो प्रॉफिट जो फ्यूचर में यू आर एक्सपेक्टिंग कि मेंटेन करके रखोगे, हाँ है ना। और फ्यूचर देखो, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के दो तरीके, या तो आप ज्योतिष विद्या में इतने माहिर हो कि आपको फ्यूचर दिख रहा है, भविष्य दिख रहा है, हाँ है ना, है ना। और दूसरा क्या है, या तो आप पास्ट के बेस पे फ्यूचर प्रेडिक्ट करो, है ना। जैसे 4 दिन पहले भाई ने 2 थप्पड़ खाया, 3 दिन पहले 3 थप्पड़ खाया, है ना, 2 दिन पहले 4 थप्पड़ खाया, अभी कल खाया था 5 थप्पड़, आज कितने की बारी है, 6 की। अब इतने में अगर किसी का मैथमेटिक्स फेल कर गया तो बेटा तुम्हें संन्यास ले लेना चाहिए पढ़ाई लिखाई से। अभी किसी ने 4 बोला, अरे 3 2 3 4 5, उसके बाद 5 4 आता है, 6 आता है, हाँ। तो जिस किसी का भी मैथमेटिक्स फेल किया बेटा उसको संन्यास लेके ना उसको चला जाना चाहिए अपने बाबा की गुफा में, वो वहीं सूट करता है, यहाँ तो नहीं, ठीक है, ध्यान दो। तो एवरेज प्रॉफिट यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम। याद रखना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ दोस्तों, क्या कि एक्चुअली वी आर नॉट कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। जो भी आपने 12th क्लास में एवरेज प्रॉफिट नाम से कैलकुलेट किया था वही कैलकुलेशन है, बट वो एवरेज होता नहीं ना, वो तो आपने मॉडिफाइड एवरेज कैलकुलेट किया जिसको आप नाम क्या दोगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैलकुलेशन वही है, देख लो। एफएमपी कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू यूज 2 तरीका, 2 तरीका, है ना। कौन सा पहला तरीका, फर्स्ट वन सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, बट व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस सम ऑफ प्रॉफिट यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट यू आर गोइंग टू एक्सक्लूड एबनॉर्मल एक्टिविटीज। हाँ या ना जवाब दो। यस सर। एबनॉर्मल क्या होता है सर, कोई भी चीज जो नॉर्मल नहीं है वो क्या है, एबनॉर्मल। ये हमेशा याद रखना, इससे ज्यादा एबनॉर्मल की कोई डेफिनेशन नहीं होती। एंड व्हाट इज नॉर्मल, the expected whatever you are doing in usual course of business, that is normal, है ना। सुबह उठते हो, है ना, अब सुबह हर कोई उठता है, नॉर्मल है नहीं है ना। हाँ कई नहाते नहीं है, कईयों के नहाना एबनॉर्मल है, बाकियों के नहाना क्या है, नॉर्मल है ना। हाँ अभी कई आते नहीं रेगुलरली, जो रेगुलरली घर से निकल के इंस्टीट्यूट तक आते हैं, मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली सबने अपना एक फिक्स रूट रखा होगा, हमें यही रास्ते से जाना। और तो 3-4 रास्ते भी होंगे, अगर घर से तो जाना आपको एक ही रास्ते से, हाँ है ना। दैट इज नॉर्मल एक्टिविटी। आज मुझे क्या करना पड़ा, वो सड़क पे मेन इंस्टीट्यूट की गेट पे पेड़ गिर गया। अब मेरे को क्या पता था, मेरे को घर से सपना तो आया नहीं था कि बाहर इंस्टीट्यूट के बाहर पेड़ गिरा पड़ा है, तो मैं आया बीच में फंस गया। अभी बीच में ऐसी जगह फंसा, ना मैं पीछे जा सकता ना मैं आगे जा सकता। तो अभी क्या करना पड़ा, वेट किया, जाना तो यू टर्न लेके ही पड़ा क्योंकि आगे तो पूरा ट्रैफिक था, बट यू टर्न लेने के लिए इट टू 5 to 10 मिनट्स, फिर मैं घूम कर आया। तो वाज दैट नॉर्मल एक्टिविटी फॉर मी, नहीं एबनॉर्मल हुआ ना। ऐसी चीजें जो पहले से एक्सपेक्टेशन में नहीं थी, जो आपको अलग से हुई है, डिफरेंट तरीके से, वो एबनॉर्मल होती है, ठीक है ना। बिजनेस में भी होता है, लाइक गुड्स बेच के प्रॉफिट कमाना इज अ नॉर्मल एक्टिविटी, हाँ या ना, बोलो। बट व्हाट अबाउट अगर कोई लॉस हो गया और आपने इंश्योरेंस क्लेम किया तो क्या होगा वो, हाँ या ना, बोलो। अच्छा आग लग गई और उससे लॉस हो गया, क्या होगा, ये एबनॉर्मल। तो नॉर्मल एबनॉर्मल इतना मुश्किल नहीं है क्लासिफाई करना, आपको ये पता है।
और वही जो आपने सिंपल एवरेज देखा और वेटेड एवरेज में आपको प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट निकालने के लिए वैसे मैंने सिखाया था, बट यहाँ वैसा कुछ नहीं, थोड़ा डिफरेंट है, बट है लगभग चार्ट वैसे बनेगा। अमाउंट विल बी मल्टीप्लाइड विद द वेट, अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? अब देखो जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वेट में किसको रखते हैं? टाइम को। यहाँ हम इंटरेस्ट तो कैलकुलेट नहीं कर रहे तो वेट में किसको रखेंगे हम? वेट में हम टाइम को रखेंगे नहीं, टाइम रखेंगे बट 1 2 3 4 ईयर वाइज वेट रखेंगे। वहां टाइम हम रखते थे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, यहाँ हम टाइम वेट के रूप में रखेंगे, लेकिन वो टाइम क्या होगा? ईयर को ही काउंट कर लेना, ठीक है ना? ठीक है, वो कैसे होगा बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी फिलहाल मैंने तो नाम लिया है बस, अभी बताया क्या कुछ नहीं, बट आपको एक पैरामीटर समझ में आ गया कि इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट गुडविल बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एंड व्हाट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? एवरेज, सिंपल एवरेज या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए, वो बताऊंगा। The next formula to calculate goodwill is super profit method, and the super profit method says कि FMP को replace कर लो किससे? Super profit से। So how we are going to calculate super profit multiplied by number of years purchase? सर ये क्यों कर रहे हैं अलग अलग क्यों? सर ये सारे assumptions हैं methods के, ठीक है ना? It depends कि organization कौन सा method use करती है उसके ऊपर मैटर करता है, ठीक है ना? तो सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एनवाईपी होगा। अब नाउ व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एफएमपी मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, दैट मींस यू आर गोइंग टू मेंटेन इन फ्यूचर, एंड नॉर्मल प्रॉफिट मींस दैट यू आर एक्सपेक्टिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉफिट। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ वो सुपर प्रॉफिट होगा। द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन द फ्यूचर, दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। हाँ या ना? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द फ्यूचर जो आपने सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज से निकाला है वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी एफएमपी। और उसमें से जो आपने एक्चुअली एक्सपेक्ट करा था, एक्चुअल एक्सपेक्टेशन यानी नॉर्मल प्रॉफिट, ये तो आपका एस्टिमेशन किसके बेस पे है? वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज, जो कि पास्ट को बेस लेके फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया। और ये जो आपकी क्या बिजनेस मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट ने डिसाइड कर रखा है नॉर्मल प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन लगभग इतना तो कमाई लूंगा, वो है। उसके ऊपर जो एक्चुअली कमाया वो क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट के बाद उसमें एनवाईपी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा? गुडविल। लेकिन सर आपने एफएमपी तो बोला कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकल जाएगा, बट व्हाट अबाउट नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए तो सियरा फॉर्मूला, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नाउ व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, वो तो परसेंटेज में होता है रिटर्न का रेट, तो वो तो 100 आ ही जाएगा, ये तो इतना अंडरस्टूड है, तो ये करना है। व्हाट अबाउट एन्युटी मेथड? सर एन्युटी कुछ नहीं कहता, कहता आपने सुपर प्रॉफिट देखा ना, और आपने अभी भी डिफाइन किया कि व्हाटएवर सुपर प्रॉफिट यू आर अर्निंग, तो सुपर प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है तभी आपके वहां गुडविल है। हाँ या ना? बोलो, सुपर प्रॉफिट जो आपको हो रहा है वही गुडविल को रिफ्लेक्ट करता है। हाँ या ना? यानी सुपर प्रॉफिट इज दैट पर्टिकुलर प्रॉफिट जो गुडविल की वजह से हुआ है। तो आप एक काम करो, उसी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ऑब्वियसली सुपर प्रॉफिट एक साल का तो होगा नहीं, जितने साल एनवाईपी होगा, मान लो एनवाईपी आगे नंबर ऑफ इयर्स कितने, 5 साल, तो आपको 5 साल का प्रॉफिट होगा वो हर साल होगा। हाँ या ना? तो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, एक साल का नहीं निकालना। अब ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, इवन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, लेकिन मुझे पक्का यकीन है यहाँ पे फिर भी फंस जाओगे, तो आई विल टेल यू द फॉर्मूला, थोड़ा शॉर्टकट में समझा दूंगा क्या होगा, कैलकुलेटर पे कैसे डायरेक्ट यूज होगा। Then other method is what? Capitalization method. What is capitalization method? ध्यान से देखिए, capitalization मतलब you are capitalizing your profit. अगर आप अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हो, तो अगर आप एफएमपी को कैपिटलाइज कर रहे हो तो गुडविल क्या आएगा? ये है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, एफएमपी डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। यानी जितना प्रॉफिट हुआ था उसके बेस पे अगर कैपिटल निकाला जाए तो, और उसमें से माइनस कर देंगे नेट एसेट। नेट एसेट इज नथिंग बट द कैपिटल एम्प्लॉयड एज वेल।
कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट प्रॉफिट नेट एसेट यहाँ बोलते हैं। तो ये है क्या प्रॉफिट के बेस पे कैपिटल और ये है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों का डिफरेंस उठा लिया, क्या निकल के आ गया? गुडविल। और अगर दूसरा मेथड देखोगे इसमें तो क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, इससे डायरेक्ट गुडविल आ जाएगा। सो कैपिटलाइजेशन मेथड इज इजियर, इसमें केवल आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर? चले बोलो। अब सब कुछ क्लियर है सर। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड बता दो। सो अगर आप किसी बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला इतना कुछ होता, बट आपको पता है कि आपने क्या कर रहे हो? फाउंडेशन। एंड दैट इज नॉट दैट मच बहुत ज्यादा बड़ा एग्जाम है कि हाँ तुम्हारे लिए है, तुम मत सोचना छोटा एग्जाम है। ICA और मेरे हिसाब से तो ये नॉर्मल सा एग्जाम है, छोटा सा एग्जाम है, ठीक है ना। अभी जब तुम फाइनल पे पहुंचोगे, फाइनल क्लियर कर लोगे, तुम भी कहोगे फाउंडेशन तो बच्चों वाला एग्जाम है ना। हालांकि मुझे ये भी डाउट है कि अगर उसके बाद दोबारा फाइनल देना पड़े तो मैथ्स में फिर भी फेल हो जाओगे, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कॉमर्स वालों को शुरू से ही दहशत में डालता है। हाँ, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर जो कि अभी अच्छे हैं मैथ्स में, लेकिन फाइनल क्लियर करते करते उनका मैथ्स भी एवरेज हो जाएगा। जो कोर मैथ्स है, लाइक अभी उसमें ये तुम्हारे को मिलता होगा कैलकुलस वगैरह का पोर्शन, वो सब तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, वो सब अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। बट व्हाटएवर द सिचुएशन में भी, तो मतलब ये है कि अभी भी तुम्हारे लिए ये नहीं कह सकते फाउंडेशन ईजी है तुम्हारे लिए, बट हाँ ठीक है, फाउंडेशन मेरे हिसाब से ईजी है, छोटा कोर्स है। तो उसके लिए इतना बड़ा फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट या नेट वर्थ, तीनों एक ही नाम है भाई, देखना ध्यान से। क्या लिखा है? नेटवर्क, तीनों एक ही नाम है। अब आपको इसमें देखो 3 अप्रोच बता रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड अप्रोच, क्या लिखा? टोटल एसेट माइनस, और अगर आपका कंपनी के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो ये मिलेगा क्या? व्हाट इज ESC? इक्विटी शेयर कैपिटल। PSC R/S, रिजर्व एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट, एंड माइनस कर दिया फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। दूसरा अप्रोच क्या है सर? दैट इज टोटल एसेट माइनस लॉन्ग टर्म प्लस करंट लायबिलिटी, यानी टोटल लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी। हाँ या बोलो। और इसमें ठीक है, देखो ऐसा तो नहीं होगा भाग जाऊंगा क्लास छोड़ के, बोला ना बताऊंगा, हर चीज का मौका मिलेगा, टेंशन मत लो। पहले मुझे बोलने तो बाद में देख लेंगे तुम्हारे बोलने। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है देखो ध्यान से, पहला लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच है। लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच में तो अलग बात है, वो तुम्हारे लिए फाउंडेशन के लिए रेलिवेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर करो। ऑल दैट यू आर गोइंग टू लॉक दिस पर्टिकुलर, क्योंकि ऐसे जनरली अगर कुछ नहीं बोलता तो हम यही अप्रोच लेते हैं। वैसा शेयर होल्डर्स अप्रोच तुम्हारे को ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड का डायरेक्ट फॉर्मूला ये लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है? टोटल एसेट्स नहीं, शेयर होल्डर्स फंड अप्रोच वगैरह नहीं लिखना यार, क्या बोल रहा हूँ, सुनो तो पहले ध्यान से। आपको लिखना है कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट और नेट वर्थ इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस लॉन्ग टर्म और करंट लायबिलिटी, दोनों मिला के माइनस कर दो, यू विल गेट दैट। अब जब कभी भी हम टोटल एसेट निकालेंगे तो इसमें ये लाइन जरूर मेंशन कर लेना, क्या क्या इंक्लूड नहीं करते? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहां लिख भी दिया मैंने, ओनली इन केस ऑफ गुडविल। बाकी केस में अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो, अगर अदर किसी केस में आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो तो ऐसा नहीं करोगे कि आप यहाँ पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं करोगे, आपको इंक्लूड करना है। बट गुडविल में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं लिया जाता क्योंकि इसका गुडविल से कोई कनेक्शन नहीं होता। और दूसरा क्या नहीं इंक्लूड करते हैं हम टोटल एसेट की डेफिनेशन में? फिक्टिशियस एसेट। व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट? जो एसेट तो नहीं है बट फिर भी एसेट साइड में दिख रहा है क्योंकि इसको फ्यूचर में डेफर करके ले जाना है। लाइक अभी इस साल का एक्सपेंस ज्यादा था जिसका बेनिफिट आगे भी मिलेगा, मैंने क्या किया, इसको डिसाइड किया 2 साल में राइट ऑफ करूंगा। कितने साल में? 2 साल में। तो आधा पोर्शन इस साल राइट ऑफ कर दिया पीएनएल में ले जाके, जो बचा हुआ आधा उसे कहां ले जाऊं? अब उसको अगले साल ले जाना है। अब अगले साल तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में केवल एक ही चीज जाती है, वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो वैल्यूज दिख रही है वही अगले साल कैरी फॉरवर्ड होती है। ट्रेडिंग पीएनएल तो खत्म।
अब बैलेंस शीट में ये एक्सपेंडिचर किधर ले जाऊं? सर लायबिलिटी तो बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने पे कर रखा है, तो लायबिलिटी तो नहीं है, बचा कौन सा साइड? एसेट साइड। तो एसेट साइड में इसको लिख दिया, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है ना एक्सपेंसेस का, एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या लेके चलोगे? डेबिट लेके चलोगे, और एसेट का बैलेंस भी डेबिट होगा। तो दैट इज व्हाई वी आर जस्ट पुटिंग दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर जो कि हमें फ्यूचर में राइट ऑफ करना है, किधर? एसेट साइड। क्या वो एक्चुअली हमारा एसेट है? नहीं, उसको नाम क्या देंगे हम? फिक्टिशियस एसेट, बनावटी संपत्तियां, ठीक है ना। दैट इज नॉट योर एसेट बट यू आर राइटिंग इट जस्ट लाइक एसेट टू डेफर इट, टू पोस्टपोन इट टू द फ्यूचर, और फ्यूचर में भी ले जाके क्या करना है? इसको राइट ऑफ करना है, कंप्लीटली खत्म करना है। एग्जांपल दे रखा है, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस लिखा है, डिस्काउंटिंग ऑन इश्यू, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एटसेट्रा, शेयर्स नहीं डिबेंचर लिख लेना, ठीक है। तो व्हाटएवर आपको क्या फॉर्मूला लिखना है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, आपको इतना नहीं जाना है इस पे, तो मैं आपके लिए ना जो ये आप स्क्रीनशॉट लोगे ही, तो मैं यही लिख देता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, ध्यान से देखिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम क्या होगा? और फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से देखिए। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। वर्ड यूज किया मैंने क्या? आउटसाइड लायबिलिटीज। ध्यान देना, आउटसाइड लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई भी लायबिलिटी हो माइनस करना है, लेकिन टोटल एसेट में इंक्लूड नहीं करना क्या? फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो याद रखना, जब टोटल एसेट में तुम फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं इंक्लूड कर रहे हो, तो इस पे अगर कहीं प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट भी इंक्लूड नहीं करना होता, याद रखना। लाइक यू आर कैलकुलेटिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट में कहता है इंटरेस्ट शामिल है, तो इंटरेस्ट क्या कर देना? तो माइनस कर देना। और ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है 11th-12th क्लास में, याद रखना। बस आपको मैं रिवाइव कर रहा हूँ इस चीज पे कि देखो ये आपने पढ़ा हुआ है, आपको जो एक्चुअल मीनिंग वो पता नहीं है ना। तो आपने, आपसे टीचर ने बोला कि भाई ऐसे कर लेना, आपने कहा ओके, ठीक है ना। यू हैवंट क्वेश्चन कि क्यों, तो भाई ठीक है, अभी आपको पता चल गया। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आई होप दैट इज क्वाइट ओके। इतना आपको स्क्रीनशॉट लेना है, थोड़ा क्लियर करके इसको ग्रुप में भेज देना भाई। डोंट वरी, आई विल गो फॉर द मेथड पर्टिकुलरली कि अभी इसमें सभी चीजें क्लियर है। एफएमपी का भी तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है, एनयूटी के बारे में क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू का पता नहीं, वो मैं बताता हूँ, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। और ये ऊपर वाली थ्योरी आपकी पहले ही जा चुकी है, जो गुडविल का वैल्यूएशन है, मीनिंग क्या है एंड टाइप्स ऑफ गुडविल, ये आपने पहले ही लिख रखा है। इतना क्लियर है भाई ना? यही रह गया था ना। एफएमपी होता है क्या? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एनवाईपी होता है क्या? नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एनआरआर होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ना सब अपनी जगह। सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ एन्युटी मेथड। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। नाउ आई होप फिक्टिशियस एसेट का मीनिंग क्लियर हो गया है, ठीक है ना। तो पेशेंटली बैठा करो, थोड़ा ध्यान दिया करो इस चीज पे जब कुछ बोलता हो तो। फायदे पढ़ाने आया हूं तो पढ़ा के जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है कि अपने ही पढ़ के भाग लूंगा, ठीक है। सर टेल यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। मैंने पहले भी बोला था सर मैं आपको सब चीज के बारे में सब कुछ बताऊंगा, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसे मैं छोड़ के उड़ते हुए नहीं जाऊंगा, अभी उड़ते हुए नहीं जाऊंगा कि कंसेप्ट 20 से छोड़कर पहले सीधा वहीं पहुंच जाऊं जहां आपको डाउट है। आपको डाउट है तो लास्ट में खत्म हो जाएगा, आपका डाउट खत्म ही हो जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द क्लास मेरे हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्लास में जितने भी डाउट्स एक्सपेक्टेड होते हैं आपको पहले ही बोल देता बेटा यही पूछना, मुझे पता है क्या तुम्हारे डाउट बनने वाले हैं। सो मोस्ट प्रोबब्ली सारे डाउट्स कवर हो जाते हैं, बट स्टिल इफ यू आर फीलिंग कि एनी सॉर्ट ऑफ डाउट इज देयर तो आपको लास्ट में पूछने का मौका रहता है। चला तो नहीं जाऊंगा आपको ऐसे ही क्रॉस करके आपकी बीच से निकल के जाता हूँ, ठीक है ना। आप सामने खड़े हो जाना ऐसे करके, रुक जाओ डाउट रह गया, कोई नहीं, चलिए आगे आते हैं। हाउ टू फाइंड आउट क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फॉर द ईयर फॉर
कौन सा मेथड? क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। अब सर देखो, ध्यान दो इधर, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू क्या पढ़ा आपने? मैथ्स में तो पढ़ा है प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन लेट मी ट्राई समथिंग कि मैं थोड़ा सा और क्लियर कर सकूं तो अच्छी बात है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत है, तब तो और अच्छी बात है। मेरे को फिर उसमें काउंटर क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, फिर मैं एकदम सीधा क्लियर कर दूं। सर देखो, दिस इज द 0 ईयर, 0 ईयर मतलब आज का डेट, अभी राइट नाउ बात करो। फिर आता है नेक्स्ट ईयर, यानी उसको ईयर नंबर 1 बोला, फिर ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4, 4 साल से ज्यादा नहीं जाओ, ठीक है सर। आज का जो 1 रुपया है, क्या कल के 1 रुपए के बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा 1 साल का क्या? इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाएगा। सो अगर मैं ये बोलूं कि कल का जो 1 रुपए है वो आज के 1 रुपए से कम है, हाँ या ना? लेट्स सपोज 10 पैसे का इंटरेस्ट लग गया था इसमें, तो इसका मतलब ये आज के टाइम पे कितने का है? 0.9, है ना? 90 पैसे के बराबर हुआ ना कल का 1 रुपए। बोलो, आप आप कंपाउंड इंटरेस्ट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, समझो सिंपल इंटरेस्ट ही दुनिया में चलाता है। दुनिया को कौन चलाता है? सिंपल इंटरेस्ट। और हर साल आपको 10 पैसे का इंटरेस्ट मिलता है। तो जो आपका कल का 1 रुपए वो आज के कितने के बराबर है? 90 पैसे। 2 साल पुराना अगर सिंपल चला तो 80 पैसे के बराबर है। 3 साल पुराना और 4 साल ये जो आपने अभी किया ना, ये प्रेजेंट वैल्यू है। फ्यूचर में मिलने वाले अमाउंट की आज की वैल्यू क्या है? दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। बात कर, इतनी ही सिंपल डेफिनेशन है प्रेजेंट वैल्यू, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। अब डिटेल में पढ़ोगे, एफएम वगैरह पढ़ोगे आप सीए इंटर में जब जाओगे तो, ठीक है ना। अगर ढंग से पढ़ लिए पहुंच जाओगे सीए इंटर में, है ना। पहुंच जाओगे तभी पढ़ोगे, नहीं पहुंचोगे तो फिर वही फाउंडेशन वाला मैथ्स में पढ़ते रहोगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू? एक बार फिर से देख लो। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्या होता है सर? प्रेजेंट वैल्यू मतलब होता है जो अमाउंट फ्यूचर में रिसीव होने वाला है उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। हाँ है ना, सिंपल बताओ पक्का। ये जो फ्यूचर में सुपर प्रॉफिट की बात कर रहे थे, ये कब मिलेगा? फ्यूचर में। कब मिलेगा? अरे गुडविल तो फ्यूचर के लिए कैलकुलेट कर रहा है ना मेरे भाई। कोई पास्ट की गुडविल के लिए तुझे पैसे देगा क्या? बोलो। अभी तुम किसी को बिजनेस बेचो, बोलो कि यार पिछले 10 साल से मैं अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था, लेकिन आगे से प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए मुझे 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे दो गुडविल का। अरे वो देगा ही नहीं, उल्टा 2 थप्पड़ और लगाएगा कि अबे जब फ्यूचर में मुझे इसका फायदा ही नहीं मिलेगा, 10 करोड़ दो किस लिए? तो कोई भी तुम्हें गुडविल के लिए पेमेंट क्यों देगा? क्योंकि उसको उस गुडविल, उस बिजनेस से फ्यूचर में फायदा होगा। आज वो बिजनेस खरीद रहा है, फ्यूचर में फायदा होगा। किस वजह से फायदा हो रहा है? गुडविल की वजह से। तब तो गुडविल के लिए पेमेंट दे यार। अरे हाँ यार ना। अच्छा, आपको मैं क्लास में एडमिशन ले लूं और मैं आपको बोलूं कि देखो मैं पिछले क्लास बैच में पढ़ा दिया था, फीस आप भर दो और आप जाओ घर जाओ। आपने फीस क्यों भरी थी? पिछले बैच को पढ़ाने के लिए। पास्ट में मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने बताया ना 2009 के बेट से पढ़ा रहा हूं अराउंड, ठीक है ना। तो अभी 2022 आ गया। अब आप मुझे बताओ कि इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे बोलूं मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूं, आप फीस भर दो और आप जाओ, मेरा नाम जपते रहना, पास हो जाओगे। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है यार। तुमने फीस क्यों भरी है? जब फीस भरी उसके बाद पढ़ाने के लिए, हाँ या ना। फीस भरी है तो उसके बाद पढ़ाऊं मैं, इसके लिए फीस भरी, हाँ या ना। इतना तो क्लियर होना चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए, मुझे नहीं, सबको क्लियर होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई नहीं आई बताओ? तो जब कभी भी आप गुडविल कैलकुलेट करो, किसके लिए कैलकुलेट करो? फ्यूचर के लिए, हाँ या ना। अरे हाँ, सिंपल सी बात है यार। क्योंकि सामने वाले को जब गुडविल बेचोगे ना तो क्या कहेगा? फ्यूचर वैल्यू कितनी है इसकी, फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा, हाँ या ना। तो यही है। तो फ्यूचर, ये जो सॉरी जो आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो सुपर प्रॉफिट, वो किसके लिए कैलकुलेट करो? फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेड है वही सुपर प्रॉफिट होगा। क्लियर रहेगा? श्योर? अरे हाँ, चलो। तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट मिलेगा, आज मैं अगर उससे पैसा मांगूंगा वो क्या कहेगा? दे देगा उतना ही।
मान लो अगले साल उसको 1 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला, तो वो मुझे आज 1 करोड़ देगा? नहीं, कितना देगा? सेम लॉजिक लगाओ, 90 लाख देगा ना। अरे सेम लॉजिक लगा ना मेरे भाई, कल उसको 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा तो आज की उसकी वैल्यू कितनी है? तो वो तुम्हें कितना देने के लिए रेडी होगा? 90 लाख। क्यों? कहेगा सर ये जो आज 90 लाख दे रहा हूं ना, कल ये कितना बन जाएगा? 1 करोड़ बन जाएगा। ऐश करो। तो आपको 1 करोड़ ही मिल रहा है एक तरह से। जब आपके बिजनेस से मुझे 1 करोड़ मिलेगा, एट दैट टाइम दिस अमाउंट विल बिकम 1 करोड़ रुपए। हाँ या ना? बोलो भाई, लॉजिक बता रहा हूं एन्युटी मेथड के पीछे का, समझो ध्यान से। आज मैंने तुम्हें 90 लाख रुपए दिए, बिल्कुल सीधी बात है, दिए तो 90 लाख, लेकिन तुमने क्या कहा? 1 करोड़ चाहिए। मैंने कहा 1 करोड़ कब मिलेगा मुझे? तुमने कहा अगले साल। मैंने कहा ये जो आज 90 लाख दे रहा हूं, ये कल अगले साल क्या बन जाएगा? 1 करोड़। बात तो ये सिंपल लॉजिक जो अभी एग्जांपल लिया था उसी पे समझा रहा हूं, ठीक है ना? क्लियर है ये? तो यही है एन्युटी मेथड का कंसेप्ट कि जो आगे मिलने वाला रुपया है उसकी आज की वैल्यू क्या है? कम होगी, है ना? बोलो। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी वैल्यू, परचेजिंग पावर की बात नहीं कर रहे। इकोनॉमिक्स मत घुसा देना बीच में। सर पहले तो 1 रुपए में इतना सामान मिल जाता था, जब दादाजी हमारे होते थे, उनके भी दादाजी होते थे, तो अब मतलब ये समझ लो कि 1 रुपए महीने की सैलरी होती थी और उसमें घर चल भी जाता था और पैसे बच भी जाते थे दादाजी के जमाने में। और आज तो देखो, अगर 1 लाख रुपए भी सैलरी होती है, 1 लाख भी कमा रहा बंदा तो बस जिंदगी जी रहा है किसी तरह। नहीं ऐसा नहीं, मतलब कहने की बात है, मतलब ठीक ठाक जिंदगी जी रहा है, मतलब वो जिंदगी जो दादाजी के दादाजी 1-2 रुपए में 5 रुपए में काट देते थे, आज वो 1 लाख रुपए में कट रही है। हाँ है ना? बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर। इसका मतलब रुपए की वैल्यू कम हुई है ना सर, वो परचेजिंग पावर की बात है यार। यहाँ आप मनी वैल्यू की बात कर रहे हो। अगर 1 रुपया आपने रखा है, उस पर इंटरेस्ट ऐड होगा तो वैल्यू बढ़ेगी फ्यूचर में, लेकिन फ्यूचर का 1 रुपया आज के लिए क्या है? कमजोर है। ठीक है? तो कम इकोनॉमिक्स लगाना है यहाँ पे, ज्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ के पागल हो जाओगे यहाँ पे। यहाँ इकोनॉमिक्स घुसा है तो फिर तुम भी गए, है ना? फिर जो मतलब एग्जामिनर है वो मैथमेटिक्स घुसाएगा, मल्टीप्लाइड में 0 करके नंबर देगा, ठीक है? यानी सारा नंबर पीएनएल के डेबिट में। खत्म, टाटा, बाय बाय। चलिए, तो अभी अगर आप इस पर्टिकुलर लॉजिक पे जाओ और आपको समझो, हर साल आपको प्रॉफिट मिलने वाला है 10-10 हजार रुपए। जीरो में तो कुछ नहीं है, अभी तो ये तुम्हारा आज का है। अगले साल मिलेगा 10,000, उसके बाद मिलेगा 10,000 सेकेंड ईयर, सॉरी, फिर 10,000, फिर 10,000, यानी टोटल प्रॉफिट तुम्हें क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? 40,000। लेकिन कब से? नेक्स्ट ईयर से। इनका क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो आज की डेट में, वही क्या हो जाएगा? गुडविल। लेकिन मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें मैंने बोला था सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि भाई कैलकुलेटर उस टाइम लेके थोड़ी ना एग्जांपल सेट कर रहा हूं कि अभी बराबर आना चाहिए, इधर उधर नहीं हो। लेकिन जो इंटरेस्ट चलता है वो कौन सा चलता है बेटा? एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यू नो, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इंक्लूड होता रहता है। तो अभी क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालना है, यही फैक्टर यहाँ पे मैटर करता है। आपका अमाउंट 10,000 रुपए है ना, उठा लो 10,000 रुपए सुपर प्रॉफिट और मल्टीप्लाइड कर दो इन सब के अपने अपने प्रेजेंट वैल्यू जो आए होंगे, यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे, इनको टोटल करके क्यूमुलेटिव। क्योंकि देखो, जब एक अमाउंट सेम होता है और उसके मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट होता है, लाइक एक बात बताओ, अगर मुझे ये करना हो a इंटू एक्स, ठीक है, प्लस a इंटू, बोलो, y and a into z. So what is the common thing here? तो क्यों ना x प्लस y प्लस z को जोड़ लूं और मल्टीप्लाइड बाई a कर दूं। यही मैथमेटिक्स पढ़ा होगा सिंपल। अरे बोलो ना यार, मुझे लग रहा है तुम लोग को ये भी नहीं पता क्या? इतना तो मैथ्स पढ़ ही लिया होगा यार, पहले से भले नहीं पढ़ा होगा, आप तो पढ़ लिया होगा। तो ये तुम्हारा सुपर प्रॉफिट हो गया जो हर साल सेम रहने वाला है। और x, y और z ये क्या है? इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स है। लेकिन आपको क्या करना है, जब यही पता है ना कि सबको मल्टीप्लाई करना, अलग अलग करने की वजह क्या है?
आप अपना सुपर प्रॉफिट उठाओ और ये तीनों प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को एक साथ जोड़ो, जोड़ने ही क्या बन जाएगा, जोड़ते ही क्या बन जाएगा, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे निकालोगे तो जोड़ते ही क्या बन जाएगा, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। क्या बन जाएगा, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब इसको जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो। तो चलिए एक बार देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर आप ज्यादा दिमाग नहीं चलाओगे, एग्जाम तक आपको ये सारी कहानी भूल जाएगी, बस यही याद रहेगा जो याद दे रहा हूँ। क्या, यू हैव टू यूज योर कैलकुलेटर इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर ब्रेन, है ना। क्या यूज करना, दिमाग नहीं लगाने का है, कैलकुलेटर यूज कर। मुझे पता दिमाग कमजोर है, खराब हो जाएगा एग्जाम तक। कैलकुलेटर यूज करो। कैसे यूज करोगे, देखो ध्यान से, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। अच्छा, कैलकुलेटर यूज करने में जितना दिमाग लगता है उतना जरूर यूज करना। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। नाउ व्हाट इज आई? आई मींस मैन, आई फॉर आइसक्रीम। आई मींस रेट डिवाइडेड बाई 100। अरे अभी SICI पढ़ लिया होगा भाई तुम लोगों ने, हाँ, वो अच्छा खासा वेटेज रखता है एग्जाम में। नहीं पढ़ा होगा तो वैसे ऐसा होता नहीं, सर तो इतने टाइम तक पढ़ा चुके होंगे काफी कुछ। तो रेट डिवाइडेड बाई, होप यू आर गेटिंग दिस। अब इसको करने के बाद n टाइम्स, n मतलब नंबर ऑफ इयर्स, 10 टाइम्स इक्वल प्रेस कर देना एंड देन प्रेस कर देना GT। आपको क्या मिल जाएगा, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिल जाएगा। क्या, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखना था ना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अच्छा पहले लिखा था मैंने, इरेज कर दिया था, तो लगा कुछ गलत लिख दिया। फैक्टर फॉर एन्युटी मेथड, तो ये आ जाएगा। सर अगर हमारे कैलकुलेटर में GT नहीं हो तो बेटा तुम हो ना, टेंशन मत लो। क्या करना, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई ही करना है, एंड देन n टाइम्स क्या करना है, इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस, ऐसे करना। मतलब 3 बार हुआ ना, तो ऐसे नहीं 3 बार पहले इक्वल प्रेस करेंगे, 3 बार फिर m प्लस प्रेस करेंगे, नहीं, इक्वल देन m प्लस इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस। ये 3 बार अगर करना है तो ऐसे सेट में करना है, एंड देन लास्ट में GT की जगह क्या, GT तो है ही नहीं, क्या करोगे, MRC प्रेस करना, यू विल गेट द सेम वैल्यू, यू आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू। ट्राई कर लेना घर पे इसको, क्वेश्चन करते वक्त इसको ट्राई कर लेना, ये हो जाएगा आपका क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल के आ जाएगा। अरे अभी किस पे ट्राई कर रहे हो तुम बताओ, कोई डेटा है तुम्हारे पास, तो कहाँ कैलकुलेटर यूज कर रहे हो। अरे तुम लोग चमत्कार कर रहे हो भाई, तुम लोग कसम से, मतलब तुम लोग का अलग ही प्लेनेट होना चाहिए। बिना डेटा के कैलकुलेटर यूज कर रहे हो बेटा, क्या ये अल्फाबेट कैलकुलेटर एक्सेप्ट कर लेता है तुम्हारा? सही है, फिर तो महान व्यक्तित्व के धनी हो तुम लोग। तो इतना ओके है सर। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, बाद में रोएंगे नहीं तो। अभी आपको मैं ये शॉर्ट फॉर्म भी दे देता हूँ, रुक जा यार। अब ये बाकी जो चीजें लिखी है वो तुम्हारे मतलब की चीजें नहीं है, ये मैंने CS एग्जीक्यूटिव को बताया, वो चीजें तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो तुम समझ लो तुम्हारे लेवल से कहीं ऊपर की बातें तुम्हें पढ़ा दी मैंने। हाँ धन्य। अब मैं वापस आता हूं आपके अपने उसी पुराने टॉपिक पे जो आपने पढ़ा था। गुड, ठीक है सर। नाउ हियर इज द क्वेश्चन, देखो ध्यान से दोस्त, इधर देखो, ये रहा मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मेथड सिंपल है, देख लो एवरेज प्रॉफिट में ये क्या करना है। देखो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिया है, तो आप नोट्स में एक बात मेंशन कर लेना जनरली, ठीक है। आप लिख लो बाकी कॉपी के हेडर पे, ठीक है। कॉपी के हेडर पे जा रहा है तो ध्यान से देखना, कॉपी के हेडर पे क्या लिखोगे, व्हेन देयर इज इंक्रीजिंग, ये ICI में केवल मिलेगा, बाकी और किसी सिलेबस में नहीं मिलता, इसलिए तो मैं लिखवा रहा हूँ। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड
इन प्रॉफिट्स क्या करेंगे? वी विल यूज कौन सा मेथड? वेटेड एवरेज, अदरवाइज अदरवाइज कौन सा? सिंपल एवरेज। ठीक है ना, ये याद रखना। अब ये केवल और केवल एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए, किसी और मेथड के लिए नहीं है, ठीक है ना। और ये केवल तुम्हारे लिए। और ये कब यूज करोगे सर? जब क्वेश्चन केवल और केवल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का होगा। सिंपल क्वेश्चन है और केवल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का होगा, तब आप ये यूज करोगे। अगर आपका क्वेश्चन है और उसमें फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है और उसमें अगर मेथड बोला एवरेज प्रॉफिट, तो आपको केवल और केवल सिंपल यूज करना। फुल फ्लेजेड लाइक एडमिशन रिटायरमेंट का क्वेश्चन है और गुडविल वैल्यूएशन करने जा रहे हैं, तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन किस चीज का है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, और वहां पे तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा है तो तुम्हें यही करना है, ठीक है। अब जैसे इस प्रॉफिट अब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है? प्रॉफिट बढ़ते ही गया है हर साल, देख लो, ठीक है ना, बढ़ते। अब कितने से सर? ये जरूरी नहीं है सेम अमाउंट से बढ़े, सेम अमाउंट से बढ़े ये जरूरी नहीं है, बस बढ़ना चाहिए। हर साल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो क्या करोगे? वेटेड एवरेज। या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो क्या होगा? ठीक है ना। ये मैं नहीं कह रहा बेटा, देखो यहां भी लिखा है। ठीक है, इतना ओके है। तो ये वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज कुछ नहीं होता, आपको पहले भी बताया है, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट, यू विल गेट द वेटेड प्रॉफिट, यानी प्रोडक्ट आ जाएगा। अब प्रोडक्ट का समेशन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट, यही तो आपको फॉर्मूले में लिख के दिया, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट, यू विल गेट द एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये तुम्हारा क्या आ गया? एफएमपी। क्या आ गया? एफएमपी, यानी क्या आया? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। क्वेश्चन अब देखो, ये तुम्हारा एन्युटी मेथड के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% के रेट से। अब यही तो है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 15 करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 15 करोगे, और जब एक बार करोगे तो ये आएगा, दूसरी बार में ये आएगा, तीसरी बार में ये, चौथी बार में ये, पांचवी बार में इक्वल प्रेस करते रहना, वैल्यू यही आएगी। ठीक है ना। कितने? 5 साल में करके देख लो तुम। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 देन इक्वल, ये आया, फिर इक्वल। बार बार तुम्हें नहीं करना है, इसके बाद केवल इक्वल प्रेस करना है। क्या तुम लोग सुनते कम हो, ज्यादा दिमाग लगाते हो? केवल इक्वल प्रेस करते जाओ, एक के बाद मेमोरी क्लीन कर लेना पहले। एक बार इक्वल प्रेस करना, 2 बार करना, 3 बार करना, 4 बार करना, वैल्यू अपने आप बदल जाएगी। कैलकुलेटर तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, याद रखना। वो खुद भी करता है फंक्शंस, तुम्हें नहीं करना उसमें बार बार। यू हैव टू डू दैट। क्या आप केवल इतना करो कि 1 डिवाइडेड बाय 1.15 करो, देन इक्वल प्रेस करोगे एक बार तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, तुरंत दूसरी बार इक्वल प्रेस कर दो, आपको दूसरी वैल्यू मिलेगी, तीसरी बार, ये 4-5 बार करोगे। उसके बाद आप जीटी प्रेस करके देखो, आपको यही वैल्यू मिल रही है सीधे नियर अबाउट में, अप्रोक्सीमेशन तो करोगे ना। ठीक है, सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। अब हर साल 3000 में जीटी प्रेस करके ये निकाल लिया, 3000 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ये अमाउंट आ रहा होगा, चेक कर लो। ओके, यही तो गुडविल का मेथड समझाया आपने। ठीक है, अब बात करूंगा मैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपका ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 आ रहा है, इधर आ रहा है। हालांकि फालतू क्वेश्चन है, एग्जाम में फिर भी आ सकता है। पिछले एग्जाम में 5 नंबर में गुडविल वैल्यूएशन का क्वेश्चन आया था। ली एंड लॉसन आर इन इक्वल पार्टनरशिप, दे एग्रीड टू टेक हिट्स फॉर 1/4 पार्टनर. For this, it was decided to find out the value of goodwill for Messrs. Lee and Lawson, and they have earned profit during the year 16 to 19. 4 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा, हाँ या ना सर? बोलो। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना इनका? कैपिटल एम्प्लॉयड है बेटा कितना?
5 lakhs, हाँ या ना, 5 lakhs कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ यू कैन सी कि आपको यहाँ पे एक चीज मिसिंग है कि एनवाईपी नहीं दे रखा है। तो एनवाईपी आप यहाँ पे 3 साल लोगे, मिसप्रिंट है। हालांकि क्वेश्चन में जब सॉल्व किया तो उसमें कहता है अजम्पशन ले लो 3 साल। अरे मेरे भाई अजम्पशन लिखने का अच्छा है, तुम इसी को एडिट करके यही लिख देते, एनवाईपी 3 ईयर्स है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, पहला मेथड क्या है गुडविल का? गुडविल वैल्यूएशन का फर्स्ट मेथड क्या है? एवरेज प्रॉफिट। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट? कौन सा एवरेज लगेगा? सर एक बार प्रॉफिट चेक करो, बढ़ रहा है क्या हर साल? हर साल इंक्रीजिंग है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा गुडविल वैल्यूएशन का सिंपल क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना है? वेटेड एवरेज। नाउ व्हाट इज द वेटेड एवरेज हियर? क्या करेंगे? 1 2 3 4 का वेट कर देंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का टोटल आया 13,60,000 एंड वेट का टोटल आया कितना? 10। तो व्हाट इज वेटेड एवरेज एफएमपी? एफएमपी कितना आ गया? डिवाइड करके देखो 136,000 आ गया तुम्हारा। बोलो हाँ या ना? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कितना आएगा? सर एफएमपी मल्टीप्लाइड बाय एनवाईपी, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। एफएमपी कितना आया? एनवाईपी कितना है? मल्टीप्लाई करो। एफएमपी 136,000 है, एनवाईपी 3 इयर्स, यू विल मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, पहला मेथड ओके। दूसरा मेथड क्या था? सुपर प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज द मेथड सुपर प्रॉफिट? सर कोई दिक्कत नहीं है। सुपर प्रॉफिट मेथड कहता है एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 5 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, कितना हो गया नॉर्मल प्रॉफिट? सर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1 लाख और एफएमपी है तुम्हारा 136, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? सुपर प्रॉफिट है 36,000। अभी गुडविल निकाल लो, एनवाईपी से मल्टीप्लाई कर लो 36,000 को, गुडविल आ जाएगा 1,08,000। याद रखना सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एनवाईपी, दैट इज ओके। अब तीसरा मेथड क्या था मेरे भाई? एन्युटी मेथड। तो ब्रिंग आउट द कैलकुलेटर। अब यहाँ पे रेट तुम्हारे को कितने परसेंट दे रखा है? तो 20% को कितना लिखोगे? 0.2, है ना? तो 1 डिवाइडेड बाई 1.2, यही तो हुआ 1 प्लस आई। ये लिखना है कैलकुलेटर पे। कितने साल है? 3। तो 3 बार इक्वल प्रेस कर दो, 3 बार इक्वल प्रेस कर दो। कुछ और मत, ज्यादा चाचा चौधरी मत बनने लगना, जितना बोल रहा हूं उतना करना। ज्यादा प्रेस करोगे तो रिजल्ट अलग आएगा, फिर खुद ही पछताओगे। 3 बार इक्वल प्रेस करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, याद रखना ये फिक्स है। अगर 3 साल है तो 3 बार। इसके बाद क्या करना है? जीटी प्रेस कर दो एंड देन मल्टीप्लाई कर दो कितने से? कौन सा प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट। कर दो, गुडविल आ गया एन्युटी मेथड से। देखो कितना है। दिखा दे रहा हूँ सर, ये रहा। अरे इसमें ये तो मैंने एन्युटी से नहीं निकाला, ये लिखा है देखो। अप्रोक्सीमेशन की वजह से 1 रुपए का अंतर आ सकता है, वो अलग बात है, उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया। लास्ट मेथड क्या था? अब कौन सा कैपिटलाइजेशन यूज करो? सर सुपर प्रॉफिट यूज करो ना, दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। कैपिटलाइजेशन के दोनों फॉर्मूले से रिजल्ट क्या आएगा? तो आप सुपर प्रॉफिट निकाले ही हो, क्या फॉर्मूला यूज करोगे? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, यही तो फॉर्मूला है मेरे भाई। तो 36,000 को डिवाइड कर दो कितने से? 20% से। आ गया वैल्यू कितना? अब देख लो, यही गुडविल का अमाउंट है, इनका भी सुपर प्रॉफिट का अमाउंट यही आ रहा है। अब तुम पहला वाला फॉर्मूला यूज करो या दूसरा यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला यूज करोगे तो ये होगा एफएमपी डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, तो ये आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। फिर माइनस क्या करोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। 2 फॉर्मूले बताए थे कैपिटलाइजेशन के, पहला वाला तो यही था ना, एफएमपी डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, और उसमें से माइनस करना था कैपिटल एम्प्लॉयड। और दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? डिवाइडेड बाय सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, देख लो। तो दोनों फॉर्मूले आपको बताए थे। तो फॉर्मूले की बात जहां तक है, गुडविल वैल्यूएशन की जहां तक बात है, आपका क्लियर होना चाहिए। घर से कर लेना, इजी क्वेश्चन है यार ये बार। देखो पहले बात है नहीं, इधर ध्यान दो।
अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय राठौर, ठीक है, नॉट राउडी, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, ट्रेडिंग रिजल्ट प्रॉफिट दे रखा है कितना, पहले 40 है, फिर 36, फिर लॉस है 6000 का, फिर प्रॉफिट है 50,000 का। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा, और उसके 2% का रिस्क है, मतलब जो 10% आप कमाते हो उसमें 2% का रिस्क है, तो टोटल आपको कितना कमाना, 12%। ये आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, दोनों जोड़कर, याद रखना। मतलब आप 12% कमाते हो तो 10% के बराबर है, ऐसा समझो। तो लेकिन आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा फिर, 12% ना। एंड नेक्स्ट लिखा है रेम्यूनरेशन फॉर फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोपराइटर, कितना है, 6000 पर एनम। तो 6000 क्या करना हर साल, प्रॉफिट में से माइनस करना है। ये ऑलरेडी माइनस है, तो याद रखना यहाँ पे नेगेटिव का 12,000 आ जाएगा, ये हो जाएगा 34,000, ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा माइनस 12,000, और ये हो जाएगा, ये सब आप माइनस कर रहे हो, आया ना। उसके बाद क्या करोगे, टोटल कर लोगे। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, इसका टोटल कर लो, कितना हो रहा है, 90 और ये 30, कितना हो गया, 90 और 30, 120, 1,20,000 को डिवाइडेड बाई 4 कर दो, और यहां से डिवाइड करने के बाद 6000 एक ही बार माइनस कर दो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, देख लेना। आप सब में से 6,000 माइनस कर दो, सब में से 6,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 34, फिर 30, फिर -12, और फिर कितना आएगा, 44 था। इसका टोटल करो, कितना आ रहा है, 1 लाख नहीं, 96,000 आ रहा है। तो 96,000 इसको डिवाइडेड बाई 4 करो, या तो आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है बेटा, 24,000। इसको सॉल्व करोगे तो भी 24,000 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो भी 24,000 आएगा। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर लो। बेसिक स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, अरिथमेटिक मीन का टेक्निक होता है कि अगर सेम डिजिट, सेम अमाउंट आपको हर डेटा में से माइनस करना है, तो आप उसका एवरेज निकालना है, तो एक काम करो, पहले एवरेज निकालो और एक ही बार माइनस कर दो, तो सेम ही रिजल्ट आएगा। यानी सब में से माइनस करके और उसका एवरेज निकालो, या एवरेज निकाल के एक ही बार माइनस कर दो, दोनों का अल्टीमेट आउटकम क्या होगा, सेम होगा। 24,000 आ रहा है, 24,000 क्या आया तुम्हारा, एफएमपी आया। अब तुम्हें मेथड कौन सा यूज करना है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे सर, ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड 1.5 लाख का, ये रहा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ जाएगा, और नॉर्मल प्रॉफिट जब आएगा तो उसको माइनस कर लोगे एफएमपी में से, तो क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट, एंड देन फाइनली क्या आ जाएगा। देखो ना, यही तो यहाँ भी किया, इन तीनों को जोड़ा है, 6,000 माइनस किया, कितना है, 1,20,000, डिवाइडेड बाई 4 किया, कितना आया, 30,000, और 6,000 जो रेम्यूनरेशन का था एक ही बार माइनस किया। तो यही काम तो मैं बता रहा था, दूसरा अल्टरनेटिव। तो आपका 24,000 आ गया। अब 24,000 में क्या करना है, ये नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, 6,000 आ गया तुम्हारा क्या, सुपर प्रॉफिट। एनवाईपी 5 साल तक 6 में मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ गया। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। गुडविल वैल्यूएशन के इतने ही क्वेश्चन है, बाकी सब क्वेश्चन गुडविल वैल्यूएशन के नहीं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल के, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल के हैं, देख लो, कोई भी क्वेश्चन गुडविल वैल्यूएशन का भी इसमें नहीं है, ये उसी में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ही है। तो विल डिस्कस अबाउट दैट। मतलब प्योरली गुडविल वैल्यूएशन का क्वेश्चन अभी नहीं है, तो मैं इसमें बाद में देखूंगा। एंड व्हाट इज द अदर थिंग हियर, एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स देख लेना। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ना चलो ये तो क्वेश्चन के ऊपर है ना, तो क्वेश्चन देखेंगे अभी। तो ये गुडविल वैल्यूएशन के कुछ क्वेश्चन कर लेना। देखो देखो इधर देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कुछ क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना, जो मेरी बुक है, ठीक है ना, जो बुक दे रखी है मैंने उसमें से, और प्लस कर लेना कम से कम हर मेथड के 4 क्वेश्चन,
हर मेथड की। कहाँ? ठीक है, नहीं है तो फोटो ले लेना, किसी से आस पड़ोस में मिल जाएगा। ठीक है, 12th बुक, 12th पास हो तुम लोग ना? बुक भी खरीदी होगी। हाँ तो अगर होगी तो देख लेना, नहीं होगी तो आप दोस्तों से ले लेना, किसी एक पे भी, एक के पास तो होगा कम से कम पूरे बैच में, तो हो जाएगा। ये करना है कम से कम 4 नहीं, राउंड फिगर करते हैं 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हर मेथड से गुडविल वैल्यूएशन का। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अगर आपके पास बुक नहीं, यू विल अरेंज दैट बुक, वो आपकी हेडेक है, मेरी नहीं है। ठीक है ना? तो ये आपका होमवर्क है आज की क्लास के लिए। मेरी बुक से आपको जितने भी गुडविल वैल्यूएशन की क्वेश्चन, केवल बातें नहीं करोगे। क्या बोला था मैंने? क्या पीछे मुड़ के बातें कर रहे हैं? तो थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, क्या दिक्कत है? मतलब ऐसा तो नहीं कट जाओगे बेटा, क्या हो गया, जाने दो। अब ये खराब होगा रिकॉर्डिंग, फिर मुझे एडिटिंग करवाओगे तुम्हारे, तो अच्छा है लास्ट में किए हो, अब इतना क्रॉप करना पड़ेगा। अरे हद है यार।